जूनियर ओवरमैन MCL 2023 को हम रिव्यू कर रहे हैं और इसको रिव्यू करने के पहले हम एक बात बोल देते हैं, जिनको अच्छा लगे समझ लीजिएगा, नहीं तो 2-4 बार फेल होने के बाद समझिएगा, लेकिन समझिएगा बस। आज समझना, आज रात समझ लीजिए या 2 एग्जाम फेल होने के बाद समझिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, चुनाव आपका। सिर्फ MCQ पढ़ करके किसी एग्जाम को पास नहीं किया जा सकता। आप बेसिक को तैयार कीजिए, ओवरऑल चीजों को तैयार कीजिए, आपका एग्जाम पास हो जाइएगा। ठीक है, वो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, हम तो विद्वान है नहीं, जो NCDE और GK प्रधान और फलाना ढिकाना का MCQ करवा देता है, हो गया काम खत्म। नहीं, माइनिंग सिखाइए बच्चों को, माइनिंग बच्चा सीख जाएगा, वो सब कर लेगा। और रही बात एग्जाम में 1-2 गलत, कितना ही बढ़िया पढ़ के जाएगा, गलत होगा। ठीक है, कुछ तो बच्चे लोग नहीं, जो चैनल वाले चलाते हैं ना, वो लोग कभी कभी हमारे वीडियो को देख के कुछ कमेंट कर देते हैं, ओ ताकि हम अपने ट्रैक से हट जाए। ए बेटवा, थोड़ा से हम कम पढ़ल लिखल ना है, एक। दूसरा बात, मोटिवेशन डिमोटिवेशन केकरो को मैनेजर बना दिया हूं मैं, तो अपना अभी मैनेजर बनाऊ ना, केकरो को पढ़ा के मैनेजर बना दिया हूं, समझ आया? इसलिए हमको मोटिवेटर डिमोटिवेट वाला पाठ मत पढ़ाइएगा। ठीक, आप अपना काम कीजिए ना बंधु, हमको अपना काम करने दीजिए। हम छात्र हित में काम करने वाले लोग हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से। यूट्यूब में तो अभी नए हैं, देखिएगा ना, सारा बंदे करा दूंगा जरा दिमाग खराब होगा तो। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक हम वहां देख लिए थे। Which of the following is the effect of breathing air containing 0.2% CO? ठीक है, 0.2% CO को यदि हम ब्रीथ कर ले तो क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा। हम इस पर ये हम लिख के रखे, मेरा एक माइंड गैसेस वाला वीडियो था, हम आज तीनों ग्रुप में भेजा हूं, यही वाला चीज तीनों ग्रुप में भेजा हूं। एक वीडियो था मेरा CO के ऊपर, 3 वीडियो थे, स्टिंग डैम के ऊपर 3 वीडियो थे, यही वाला एक या 2 वीडियो हम भेजे। एक CO2 का भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वाला भेजा हूं। ठीक है, ये दोनों को कभी नहीं भूलिएगा, आपके एग्जाम में तो आएगा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में भी आएगा, वहां भूल के जाएगा तो वहां फेल होइएगा। ठीक, सबसे पहले CO जहरीला गैस है, पॉइजनस गैस है, ये सब आप लोग जानते हैं। हम एक हार्मफुल गैसेस का एक परमिसिबल लिमिट वाला खूब वीडियो भेजते थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, अब ग्रुप 3 में भेजेंगे, भेज दिया लगता है। ठीक है, तो बताए थे कि CO का परमिसिबल लिमिट 50 ppm है। जो यहाँ पर सिम्टम्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम पढ़ेंगे सब बहुत बिलो है, बहुत कम में ही उसका परमिसिबल लिमिट है 50 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। सबसे पहले CO क्या है, CO पॉइजनिंग, CO का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, और CO यदि मैं इनहेल कर लिया, तब आप लोग मुझे बचाने के लिए क्या कीजिएगा, उसका भी एक यहाँ लिख के रखा हूं, एक्शन इन केस ऑफ CO पॉइजनिंग। ये 3 चीज देखेंगे, ये तो बच्चा वाला खेल है। 0.2 ये इसके ऊपर न पूछा था कि 0.2% यदि CO में इनहेल कर लिया तो मेरे ऊपर क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहली बात CO पॉइजनिंग की। CO पॉइजनिंग क्या होता है, पहले तो हमारा जनरल सिस्टम क्या होता है। जनरल सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी में 2 ऑर्गन है जो प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, एक को बोलते हैं किडनी और एक को बोलते हैं लंग्स। ठीक है, किडनी लिक्विड जो भी हमारा खराब पदार्थ है, वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट को यूरिन के रूप में शरीर से बाहर करता है किडनी। ठीक है, मतलब लिक्विड वाले पदार्थ को, उसमें से जो खराब वेस्ट है उसको अलग कर देता है। अब तो किसको करता है, खून, आपका जो ब्लड है, उस ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जो वेस्ट हो गया लिक्विड उसको एज ए यूरिन आउट कर दिया। एक ऑर्गन का काम। दूसरा ऑर्गन क्या बोला, लंग्स, जो हमारा ब्लड पूरे शरीर में घूम रहा है, ये भी हम हाथ हिला रहे हैं, तो यदि यहां पे कंबस्चन हो रहा है, ब्लड और ऑक्सीजन मिलके कंबस्चन हो रहा है,
उसके चलते जो एनर्जी है, उसी एनर्जी के चलते मैं आपसे बोल पा रहा हूं, उसी के चलते ये हाथ को ऐसा ऐसा कर पा रहा हूं। ठीक है, तो ये जब प्रोसेस होता है तो लिक्विड गड़बड़ हुआ तो किडनी अलग कर दिया। अब गैसियस भी कंबस्शन हो तो गैस भी पैदा होगा, खून का और हवा का मिलकर के कंबस्शन होता, दहन हो रहा, जलन हो रहा, तो गैस भी पैदा हो रहा। तो जो गैसेस आपकी खराब गैसेस है वो कैसे हटेगी? उनको हटाने के लिए भगवान ने लंग्स दे दिया है। क्या दिया है? फेफड़ा दिया, लंग्स। तो जो गैसियस, जो वेस्ट गैसेस है, उनको हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं थ्रू नोज। ठीक है, लंग से होकर के नोज के थ्रू हम उसको बाहर कर देते हैं और प्योर ऑक्सीजन हम एडमिनिस्टर करते हैं हमारे लंग्स में, और वो ऑक्सीजन और ब्लड मिलकर के हमको एनर्जी देता है, कंबस्शन होकर एनर्जी मिलता है। ये प्रोसेस चलते रहता है, ये नॉर्मल प्रोसेस हुआ। ठीक है ना, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब यदि मेरे ब्रेन को लगातार 4 मिनट तक यदि ऑक्सीजन नहीं मिला तो पहले मैं पागल हो जाऊंगा और उसके 4 मिनट के अंदर में मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा? ब्लड तो क्या यहां से खोपड़िया में सीधा छेद करके हवा पहुंचा दूं क्या? नहीं, वो ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है, और लगातार, कहने का मतलब कि लगातार मेरे ब्रेन को भी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, बाकी पार्ट्स को भी लगातार ब्लड मिलना चाहिए। और ये ब्रेन को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? थ्रू ब्लड मिलेगा, मतलब ब्लड मिलना चाहिए। अब कोई कारण से ब्लड जाना बंद हो जाए तो फिर खत्म हो गया कहानी। ये सीओ वही काम करता। सीओ पॉइजनिंग पे आते हैं अब हम। सीओ पॉइजनिंग क्या होता है? सीओ पॉइजनिंग में होता यह है कि जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन यदि सीओ है, यहां क्या है, इस एटमॉस्फेयर में सीओ, तो मैं इनहेल कर लिया सीओ को, और ये सीओ जो ऑक्सीजन की तुलना में ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ 300 टाइम्स, 300 गुना जल्दी मिलने की क्षमता रखता है। इन्फिनिटी जो है 300 टाइम्स ज्यादा होता है सीओ की, हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की, रासायनिक क्रिया करने की, केमिकल रिएक्शन करने की। अब क्या हुआ कि वो एचबी मतलब हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन एचबी प्लस सीओ मिलकर बना लिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये स्टेबल कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? स्टेबल कंपाउंड है। अब क्या हो गया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, स्टेबल कंपाउंड बन गया, तो अब मेरे ब्लड में ऑक्सीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन लेने की क्षमता खत्म तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन चाहिए शरीर को, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। ये हुआ सीओ पॉइजनिंग। ठीक है, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? ये देखिए 0.02%, 0.04, 0.12, 0.2, 0.3, ये दोनों में सेम सिम्टम्स है। 0.2 पर भी और 0.3 पर भी, बस समय का डिफरेंस है। सिर्फ अंतर का है समय का, दोनों में एक टाइप का है। और 0.5 to 0.1% यदि सीओ है और उसको हम इनहेल कर लिया तो डेथ हो जाएगा आफ्टर 10 to 15 मिनट एट वर्क। वर्क को एक्सर्शन भी लिखता है, कई वर्ड एक्सर्शन आ गया तो आगे बकाइएगा मत। वर्क मतलब एक्सर्शन। यदि मैं काम कर रहा हूं तो 10 से 15 मिनट के अंदर में यदि इस रेंज का 0.5% से 1% वाला सीओ इनहेल किया तो डेथ हो जाएगा। 0.02 बहुत छोटा सा फिगर है, ये बहुत छोटा, बहुत स्मॉल हुआ। ये परसेंटेज भी यदि मैं इनहेल करता हूं तो स्लाइट हेडेक होगा। हेडेक मतलब सरदर्द, हल्का हल्का सरदर्द चालू हो जाएगा आफ्टर 2 आवर्स वर्क को ही एक्सर्शन बोलते हैं। 2 घंटा के बाद यदि मैं काम कर रहा हूं तो 2 घंटा के बाद मुझे सरदर्द चालू हो जाएगा। यदि मैंने ये स्मॉल परसेंटेज 0.02 बहुत स्मॉल है, ये परसेंटेज वाला भी सीओ इनहेल किया है तो, और आफ्टर 4 आवर्स एट रेस्ट, या मैं चुपचाप बैठा हूं, रेस्ट में हूं, या चुपचाप सुतल हूं, लेकिन जो एयर है उसमें 0.02% सीओ है, तो 4 घंटा के बाद सरदर्द चालू हो जाता है।
ठीक है। सीओ पॉइजनिंग का सबसे बड़ा लक्षण होता है सर दर्द, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सिर चकराना, ये सिम्टम्स है सीओ पॉइजनिंग के। ठीक है, 0.04% है, इससे जस्ट थोड़ा सा बढ़ा तो क्या होगा, हेडेक, यहां स्लाइट हेडेक था, हल्का हल्का सर दर्द था, या हेडेक होगा, सिर दर्द, डिजीनेस, इसको बोलते हैं चक्कर आना। डिजीनेस का मतलब चक्कर आना, एक गिड्डीनेस होता है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, मतलब मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा अलग है। डिजीनेस एंड कोलैप्स आफ्टर 45 मिनट एट वर्क। देखिए 0.04% ही सीओ मैंने इनहेल किया, और यदि मैं काम कर रहा हूं एट वर्क तो 45 मिनट के बाद मैं कोलैप्स हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा, चक्कर आके गिर जाऊंगा, डिजीनेस हो जाएगा, कोलैप्स, गिर जाना चक्कर आके, और सर्द में तो दर्द रहेगा। एंड आर आफ्टर 2 आवर्स एट रेस्ट, और यदि मैं रेस्ट में भी था, कोई काम नहीं कर रहा था, तो भी 2 घंटा के अंदर, 2 घंटा के बाद इसी परसेंटेज में 0.04 में मुझे सरदर्द हो जाएगा, चक्कर आने लग जाएगा और बेहोश होकर गिर जाऊंगा। ठीक है, 0.12%। अब और थोड़ा सा बढ़ गया परसेंटेज, पेल्पिटेशन एंड गिड्डीनेस आफ्टर 10 मिनट एट वर्क। यदि 0.12% है तो पेल्पिटेशन मतलब धड़कन तेज हो जाए, दिल का जो धड़कन है धक 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 करने लग जाएगा। ठीक है, पेल्पिटेशन होगा, गिड्डीनेस होगा, सर चकराने लग जाएगा, सूझ जो है आपका समझ जो है खत्म हो जाएगा। काम कर रहे हैं तो 10 मिनट, और यदि रेस्ट में है तो आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा के बाद आपको ये सिम्टम्स नजर आएंगे। 0.2% अनकॉन्शियसनेस आफ्टर 10 मिनट एट वर्क। यदि काम करते हुए कोई व्यक्ति है तो 10 मिनट के बाद वो बेहोश हो जाएगा 0.2 में। ठीक है, और आफ्टर 30 मिनट एट रेस्ट, या काम नहीं कर रहा था तो आधा घंटा का बाद वो आदमी बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा। 0.3 में भी अनकॉन्शियसनेस होगा, बट ये 10 मिनट के बजाय पीरियड क्या हो गया, आधा, 5 मिनट हो गए एट वर्क, और ये तो बता ही दिया। अब यदि आपको किसी को सीओ पॉइजनिंग हो जाए तो क्या एक्शन लीजिएगा, इस टाइप की ना क्वेश्चन आता है आजकल। एक्शन इन केस ऑफ सीओ पॉइजनिंग, बताइए क्या होगा, या इनमें से एक्शन इन केस ऑफ सीओ पॉइजनिंग इज नॉट, कौन सा नहीं होगा, ये वाला है तो मालूम होना चाहिए। अब एक बच्चा का अंग्रेजी कहीं कम बुझा रहा होगा तो बोल दिया कि सर फ्रेश एयर को रिमूव करने बोला, बोला नार बाबू गलत बोल रहा है। क्या बोलता है सबसे पहले कि मान लो मैं विक्टिम हूं, पीड़ित व्यक्ति हूं, मुझे सीओ पॉइजनिंग हो गया है, तो रेस्क्यू टीम जाएगा उठाने के लिए, हमको वही ना उठा के लाएगा। यदि मैं ऐसे ही चले गया तो मैं भी वहीं गिर जाऊंगा। ठीक है, तो जो विक्टिम है उसको फ्रेश एयर में ले जाना। विक्टिम शुड बी रिमूव्ड टू द फ्रेश एयर, मतलब विक्टिम को, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कहां ले जाना है आपको, फ्रेश एयर में। और क्या देना है उसको, एडमिनिस्टर टू प्योर ऑक्सीजन थ्रू रिवाइविंग एपरेटस। जो रिवाइविंग एपरेटस है आपके, हम पढ़ाए हैं आपको मैक्सामैन रिवाइविंग एपरेटस अभी 10 दिन पहले। रिवाइविंग एपरेटस से आपको प्योर ऑक्सीजन देना है। हम बताए थे कि कोई भी कारण से आदमी बेहोश हो जाए, उसका सांस बढ़िया से नहीं चलने लग जाए, वीक हो जाए, तब उस व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए हम रिवाइविंग एपरेटस के थ्रू उसको प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद उसका ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, इसके लिए ब्लैंकेट से ढक देते हैं उसके शरीर को। उसके जो हथेली है, पैर है, बाकी लिम्स है, उसको मालिश कर दीजिए, रब कर दीजिए। ठीक है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। और यदि ये सब मिलने में समय लग रहा है और उसकी सांस रुकने लगी है या रुक गई है, तो बहुत समय तक रुक जाने पे आदमी डेड हो जाएगा। उसको नहीं रुकने देना है। आपको क्या करना है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जो आपका सेफर मेथड है या और भी जो मेथड है, वो मेथड के थ्रू या माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे करके उसके सांस चलने की गति को रुकने नहीं देना है। यही यहां कहीं लिखा होगा। और एक कार्बोजेन भी है, हम बताएंगे इसके बारे में भी क्या क्या लिखा। देखिए, एक्शन इन केस ऑफ सीओ विक्टिम शुड बी रिमूव टू द फ्रेश एयर। विक्टिम को फ्रेश एयर में ले जाना है। एडमिनिस्टर प्योर ऑक्सीजन बाय रिवाइविंग एपरेटस। रिवाइविंग एपरेटस के द्वारा प्योर ऑक्सीजन देना है। कवरिंग विद ब्लैंकेट्स, रबिंग हिज लिम्स,
एंड गिविंग स्टिमुलेट लाइक हॉट ब्लैक कॉफी और टी। उसके शरीर को ब्लैंकेट से ढक देना है, उसके लिम्स मतलब अंगों को रबिंग कर देना, मालिश कर देना, करते रहना है और स्टिमुलेट देते रहना होगा। जैसे स्टिमुलेट में क्या होगा, गर्म कॉफी है, गर्म चाय है, देते रहना होगा ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुके ना। और इसके अलावा यदि उसका बहुत ही ब्रीदिंग फीबल हो गया है, कमजोर पड़ गया है, रुक गया है, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है, क्योंकि आपको रिवाइविंग एफर्ट्स लाने में समय लगेगा, जब तक आपको उसको व्यवस्थित रखना होगा। और एक होता है कार्बोजेन। ये कार्बोजेन पुराने टाइम में दिया जाता था, आजकल कार्बोजेन नहीं देने लगे हैं। ठीक है, कार्बोजेन क्या होता है? कार्बो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जेन मतलब जनरेटर। तो जनरेटर किसको बोलते हैं? हमारे जीवन को जनरेट करने वाला एक ही गैस है, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ 2 से 3% कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई हवा को कार्बोजेन बोलते हैं। कार्बोजेन किसको बोला बेटा? ऑक्सीजन मिक्स्ड विथ 2 to 3% कार्बन डाइऑक्साइड। ताकि अब कार्बन डाइऑक्साइड काहे मिलाती है भैया? ये तो खराब है, इससे भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड काहे मिलाती है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़िएगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ हमने किया है तो हमारे रेट और ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, इंप्रूव कर देता है, डिप कर देगा। तो मेरा तो बंद ना हो गया था, बंद हो गया था धड़कन, तो धड़कन क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। सीओ कारण जो बंद हुआ था वो चालू है, क्योंकि CO2 का काम है कि ब्रीदिंग रेट को इंप्रूव कर देना, डबल कर देता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन तो देना ही है, क्योंकि ऑक्सीजन देंगे तो उसके लंग्स को ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीमोग्लोबिन बनेगा, और वो ऑक्सीमोग्लोबिन हमको चाहिए। लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें 2 से 3% मिला देते, उसको कार्बोजेन बोलते हैं। वो पहले टाइम में करते थे, आजकल कार्बोजेन का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आप स्टूडेंट, आपको सब चीज तैयार रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, द हेलमेट शुड बी सप्लाइड फ्री ऑफ चार्ज एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग। 19 जनवरी को एनसीएल का एग्जाम था, 17 या 18 जनवरी को लास्ट वीडियो हम भेजे थे, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर एनसीएल ऐसा करके, उसमें था ये। ठीक है, ये हेलमेट, फुटवेयर, पीपीई और बहुत सारा चीज था। आधा पौन घंटे का वीडियो था, लंबा वीडियो था, बहुत सारा चीज हमने बताए थे। हेलमेट का बताए थे और ये भी बताए थे कि मेरे टाइम पे जो हेलमेट और फुटवेयर मतलब जूता, शू, उसके लिए जो प्रोविजंस था वो अलग था, 2017 में अलग हो गया। ठीक है, उस समय का पुराना वाला कोई डाटा पढ़िएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या फुटवेयर के लिए प्रोविजंस क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करना है। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट उस समय भी था। हर 6 महीना में, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ में, 6 महीना से अधिक समय पर नहीं। ठीक है, मतलब 6 महीना के अंदर 6 महीना में एक बार जूता देना है सबको। और हेलमेट जो है नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। ठीक है, और ये वीडियो भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में हम आज ही रात डाल दिए हैं, और लिखा भी है कि एक मानिक सरदार MCL में आया था और एक ओवरमैन में आया था। ओवरमैन में हेलमेट वाला आया था। ठीक है, जब मानिक सर का पढ़ाएंगे तब ना मानिक सर का बताएंगे। तो ये क्या था, हेलमेट कितने दिन में सप्लाई करना है? नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। और फुटवेयर कितने दिन में सप्लाई करना है बाबू? सूत किया जी, कितने दिन में करना है? नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीना है, 6 साल में तो लिख देना है। 6 साल जूता चलता है क्या जी? तो 6 साल लिख दीजिएगा। जूता नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। और हेलमेट जो टोपिया रहता है ना मुन्नी में पहनने वाला, खोपड़िया में जो लगाते, सफेद, पीला, लाल, हरा कलर, ढेर सारा कलर का आता है, वो नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। अच्छा, एक क्वेश्चन जिसका बार बार हम जिक्र करते थे, जिसका पेपर है उसने फिर भी गलती कर दिया। ठीक है, गलत आंसर दिया। To secure adequate ventilation, air samples and temperature reading should be taken at least once in every। ठीक है, हम रेगुलेशन 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन को आप लोग को कई बार बताए, मेरा CMR के प्लेलिस्ट में पहला वीडियो है, वहां पर भी हम बताए थे, 169 में भी बताए थे।
आपका जो रेगुलेशन 153 है, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन मेरे टाइम पे 130 हुआ करता था, उसका जो सेकंड सब रेगुलेशन है, सब रेगुलेशन 2, उसमें लिखा है कि टेम्परेचर रीडिंग, ह्यूमिडिटी, एयर सैंपल्स 30 दिन में एक बार लेना है, ऐसा लिखा है। अब ये भैया 7 दिन काहे लिख दिया पता नहीं, गलत कर गया। कितना लिखा? 30 दिन में। और 169 क्या है? 169 मेरे टाइम पे 145 था, 145, यदि कहीं गलती से 145 बोल दिया समझ जाएगा 169 बोल रहा हूं। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, वो आप लगा है ना, उसका मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन एक बात, दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। बिटवा 7 दिन में एक बार परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस को डिटरमाइन करना है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जिसमें टेम्परेचर रीडिंग, ह्यूमिडिटी, इसको 30 दिन में एक बार करना है। तो काहे कंफ्यूज होते बार बार बोलते हो? तो जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है कितने दिन में करना है? जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होता है? अरे टेम्परेचर रीडिंग, ह्यूमिडिटी का रीडिंग, ये इस टाइप का सब चीज उसी में आता है, वो 30 दिन में एक बार। और परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस जो है वो 7 दिन में एक बार, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि 0.6% यदि मीथेन मिलता है तो महीना में एक बार लेना है, 0.8% से अधिक मिलता है तो 24 घंटा में एक बार लेना है। यदि मेजर अल्ट्रेशन किया है तो आपको तत्काल लेना है या 24 घंटा, ऐसा कुछ हम बताए थे, दिमाग से निकल गया। 169 वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वो करना है। तो वो कंडीशंस है। 1.25% ज्यादा यदि इनफ्लेमेबल गैस और बिजली काट देना है, और जो आपने एयर सैंपल लिया है उस एयर सैंपल को 169 के अंतर्गत जो एयर सैंपल लिया है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज इनफ्लेमेबल गैस के लिए, तो 3 दिन के अंदर में विद इन 3 डेज उसका एनालिसिस कर लेना है। लेकिन जो उधर सब ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन अफसर में पढ़ते वहां हम उस बार भी बोले थे कि 48 डेज में लेना है। वो जनरल एयर सैंपल है बेटा, ठीक है। और ये जो सैंपल ले रहे हैं ये पर्टिकुलरली किसके ले रहे हैं? टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द वाइंडिंग रोप, ठीक है। द वाइंडिंग रोप शुड नॉट मेक एन एंगल मोर देन ब्लैंक डिग्री विद द प्लेन ऑफ सीव और पुल्ली। अरे कुछ और प्लिट एंगल पूछा बेटा, एंगल ऑफ प्लिट। और एक दो बात हम क्लियर कर देते, इसको तो बता ही देंगे। और जो हम MCQ1 और MCQ2 करके, आप बहुत पहले जब हम चैनल चालू किए थे उसमें ऐसा ही MCQ1, 2, 3, 4 बनाए थे। उसमें ये क्वेश्चन था, और एक वो हेडगियर पुली वाला था कि डायमीटर ऑफ रोप इतना दे दिया तो हेडगियर पुली कितना होगा, ये साला नहीं बताएंगे, 2-4 बार चर्चा किया होगा कहीं पर। तो जो फ्लिट एंगल रहता है ये बात है ड्रम वाइंडिंग की, ना कि फ्रिक्शन वाइंडर या कोपे वाइंडर का। कोपे वाइंडर में फ्लिट एंगल जैसा कोई चीज नहीं होता। डिटेचिंग सेफ्टी हुक ड्रम वाइंडिंग का चीज है, ना कि कोपे वाइंडिंग का, ठीक है। ये क्लियर कर लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ाइएगा। डिटेचिंग हुक या जिसको डिटेचिंग सेफ्टी हुक बोलते हैं वो ड्रम वाइंडिंग के केस में इस्तेमाल होने वाला चीज है। कोपे वाइंडर या जिसको हम फ्रिक्शन वाइंडर बोलते हैं, नहीं। प्लेट एंगल या एंगल ऑफ प्लेट ये जो है ये भी ड्रम वाइंडिंग का चीज है, ना कि कोपे वाइंडर या फ्रिक्शन वाइंडर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेट एंगल क्या होता है? आपका जो वाइंडिंग रोप है और जो पुली है उसका वर्टिकल प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्लिट या फ्लिट एंगल। फ्लिट कर रहा है, ठीक है। क्या बोले? द एंगल बिटवीन द वाइंडिंग रोप and the vertical plane of the pulley, that is known as angle of flit or flit angle, and it should not be more than 1.5 degree। 1.5 डिग्री ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो क्या पहाड़ टूट जाएगा बेटा? हाँ, पहाड़ टूटेगा। आपका वाइंडिंग रोप और पुल्ली दोनों में घिसाव ज्यादा होगा, वियर एंड टीयर ज्यादा होगा, ठीक है। सिर्फ वाइंडिंग रोप में नहीं, वाइंडिंग रोप में तो होगा, साथ में पुल्ली में भी होगा। तो वियर एंड टीयर ऑफ वाइंडिंग रोप को रोकने के लिए लिमिट कर दिया
कि फ्लिट एंगल शुड नॉट बी मोर देन 1.5 डिग्री। 1.5 डिग्री मतलब 1.5 डिग्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर कई बार चर्चा हो चुका है। अच्छा, ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लेम सेट लैम्प। पहली बात तो फ्लेम सेट लैम्प 3 प्रकार के पढ़े होंगे, डीजेएस बुक से लेकर के कोई बुक में पढ़ा होगा आप लोगों ने। GL5, GL50, GL60, उसमें से भी GL5 अब बंद हो गया। जब मैं ट्रेनिंग किया करता था, जब GL5 था, और उसी टाइम GL50 और GL60 न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था। जब इनका सप्लाई पूरे देश में हो गया तो GL5 को डिस्कार्ड कर दिया। अब GL50 और GL60 चलता है, लेकिन वो फ्लेम सेट लैंप है ना, और एक इसमें और एक नाम दे दिया GL100। GL100 सुना ही नहीं है तो गलत तो वही ना होगा, मतलब कौन सा नहीं है फ्लेम सेट लैंप, तो GL100 नहीं है, GL5, GL50, GL60 रहता है। और फ्लेम सेट लैंप को आप बहुत बढ़िया से देखे होंगे तो उसमें 5 पिलर रहता है। ठीक है, ग्लास के चारों तरफ मिला के पूरे ऐसे सरकमफिरेंस में 5 गो पिलर रहता है, मतलब डंडा रहता है 5 गो लगा हुआ। वो काहे रहता है? मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए रहता है। आप डंडा मार के देखिएगा कभी, आप कैसा भी डंडा मारिएगा आपके ग्लास को नहीं लगे। ग्लास के को मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए 5 ही पिलर रखे हैं। ठीक है, तो आप बोलिएगा 8 पिलर रख देते हैं और पास हो जाता, तो फिर आपका जो ग्लास आपने रखा, क्योंकि जो उसका फ्लेम है, फ्लेम से बाहर भी दिखाई चाहिए, अभी पूरा ढक ही दिया, पूरा ढक ही दिया उसको पिलर बना के, तो फिर दिखेगा लाइट। हमको तो गैस चेक करना रहता है, उससे तो गैस दिखेगा आपको वहां पर क्या हो रहा नहीं हो रहा। इसलिए कितना रखा? 5 रखा। 4 रख के देखिएगा तो भी आपका डंडा लग जाएगा, लेकिन 5 रखेंगे तो मैकेनिकल इंजरी, ग्लास को मैकेनिकल इंजरी से बचाया जा सकता है। उसमें जो शीशा लगा रहता है फ्लेम सेट लैंप, उस शीशा को मैकेनिकल इंजरी से बचाया जा सकता है। अच्छा, एक 31 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ रॉक मास रेटिंग RMR। RMR का तो हम आपके MCL के 5 या 6 दिन पहले ना RMR भेजे थे जी, और एक मेरा RMR का बड़ा वीडियो है रॉक मैकेनिक्स में, तो हम बोले थे वो बहुत लंबा है, उतना बड़ा मत देखिए, आप लोग को छोटा कर देता हूं, और छोटा ही भेजे थे। यहाँ पे 10-12 मिनट का कुछ वीडियो होगा। RMR हम क्या बताए थे? RMR में बताए थे कि RMR जो है ये रॉक मास क्लासिफिकेशन का एक क्लासिफिकेशन है, जो ब्यूनोस्की के द्वारा दिया गया था। साउथ अफ्रीकन गोल्ड माइन में एक माइनिंग इंजीनियर थे ब्यूनोस्की साहब, उन्होंने 1976 में RMR क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक मास दिया। ठीक है, रॉक मास रेटिंग करके एक क्लासिफिकेशन दिया। ढेर सारे है, बटन का क्यू क्लासिफिकेशन है, आपका हेंगिस का C फैक्टर है, डीरे का RQD है। ठीक है, हमारे देश में क्या किया, हमारी 2 संस्थाएं CMRI और ISM ने मिलकर के एक इंडियन रॉक मास कंडीशन के हिसाब से जियो मैकेनिक्स क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। ठीक है, उसको बोलते हैं जियो मैकेनिक्स क्लासिफिकेशन, जिसको पाल कमेटी रिकमेंडेशंस बोलते हैं। एक हमारे भूतपूर्व डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी रहे हैं पाल साहब, उनके पाल सर के डायरेक्शन में CMRI ISM का एक टीम काम किया, और जो भारतीय स्टैंडर्ड है, भारतीय जो रॉक्स है, इंडियन रॉक्स है, कोल मेजरिंग रॉक्स है, उसके अनुसार एक रॉक मास क्लासिफिकेशन दिया, जिसको जियो मैकेनिक्स रॉक मास क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें हम 5 पैरामीटर लेते हैं। कितने पैरामीटर लेते हैं? 5। लेयर थिकनेस, स्ट्रक्चरल फीचर्स, वेदरेबिलिटी, रॉक स्ट्रेंथ एंड ग्राउंड वाटर सीपेज, यही ना 5 पैरामीटर लेते हैं जी। और क्या करते हैं, हम बताए थे कि 2 मीटर, कितना 2 मीटर रूप राख को बोरहोल करते हैं और डिफरेंट लेयर्स देखते हैं कि इसमें कितना लेयर्स है, ज्वाइंट कितना है, क्लीवेज कितना है, कितने डिसकंटिन्यूटी है, वो देखते हैं। स्ट्रक्चरल फीचर्स में वेदरेबिलिटी कितना है, पानी कितना टपक रहा उस होल से, उसको मेजर करते हैं कि पानी नहीं टपक रहा, वो भी देखते हैं। रॉक का सैंपल लेते हैं, रूपराग का सैंपल लेते हैं और उसका
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला भी एक दिन हम बताए थे। हम पॉइंट लोड इंडेक्स निकालते हैं, पॉइंट लोड इंडेक्स को 14 से इंटू कर देते हैं और उसको आई बोलते हैं पॉइंट लोड इंडेक्स को। तो 14 इंटू आई करते हैं तो सीधा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रॉक निकल जाता है। ये पांचों पैरामीटर को निकालते हैं, इनको जोड़ देते हैं तो आरएमआर हो जाता है। फिर कंबाइंड आरएमआर बताए थे, फिर एडजस्टिंग 5 फैक्टर बताए थे, आरएमआर वाला देखिएगा। तो इन सबको करके हम फाइनली आरएमआर निकालते हैं और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, हम 2-3 काम करते हैं। रूप राक को क्लासिफाई करते हैं, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड, वेरी गुड, ऐसे 5 क्लास में हम रूप राक को क्लासिफाई करते। 0 to 20 पहला क्लास है था, 0 to 20 सबसे कम हुआ, इसको बोलते हैं वेरी पुअर रॉक, ठीक है। और इसका क्लास होगा 5। 20 से 40 पुअर, इसका क्लास क्या हुआ, पुअर, ठीक है। ये 4 नंबर की हुई। उसके बाद होता फेयर, 40 से 60, 40 से 60 फेयर, ठीक है। 60 से 80 गुड रूप, 80 से 100 वेरी गुड रूप, ठीक है। एक ये पता हो गया। इसके आधार पर हम बोल्टिंग डेंसिटी तय करते हैं, गुड रूप में क्या होगा, फेयर रूप में क्या होगा और पुअर रूप में क्या होगा। तो पुअर रूप है मतलब खराब रूप है, खराब रूप है 5 बोल्ट लगाना होगा। तो पुअर रूप में है तो कितना लगाते हैं बेटा, 1.2 to 1.5 बोल्ट पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर जगह में कम से कम 1.2 बोल्ट से 1.5 बोल्ट लगाएंगे, ठीक है। यदि आपका गुड रूप है तो 1 बोल्ट पर स्क्वायर मीटर। फेयर में 1 बोल्ट पर स्क्वायर मीटर। गुड रूप है तो 0.7 बोल्ट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसमें दूर दूर हो गया आपका, हुआ कि नहीं? बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? हाँ, तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ रॉक मास रेटिंग। कौन सा पैरामीटर रॉक मास रेटिंग का नहीं है? ज्वाइंट कंडीशन, ग्राउंड वाटर कंडीशन, ज्वाइंट स्पेसिंग और बल्क डेंसिटी। पूरा आरएमआर में हम कहीं बल्क डेंसिटी की बात की नहीं ना, बात किया। स्ट्रक्चरल फीचर की बात की तो ज्वाइंट कंडीशन, ज्वाइंट स्पेसिंग, ये स्ट्रक्चर फीचर्स का बात है। ग्राउंड वाटर कंडीशन भी तो एक ग्राउंड वाटर सीपेज एक पॉइंट था। तो इसमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है? बल्क डेंसिटी, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाय डस्ट। डस्ट के कारण कौन सा डिजीज नहीं होता है, ठीक है? सिलिकोसिस, निस्टोगम, सिडोरेसिस, एस्बेस्टोसिस। हम न्यूमोकोसिस बताए थे बेटा। निस्टोगम जो होता है वो इनसफिशिएंट लाइट के कारण होता है। यदि अच्छे से प्रकाश नहीं है तो उसके चलते निस्टोगम्स करके आंख की बीमारी होती है। और हम आप लोग को न्यूमोकोसिस के बारे में बहुत बार बताया और बहुत सारे न्यूमोकोसिस के नाम बताए थे। कोल माइनस न्यूमोकोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिडोरोसिस, बेरोलोसिस, दीज आर द न्यूमोकोसिस। ये सब क्या है? न्यूमोकोनियोसिस है। न्यूमोकोसिस एक जनरल टर्म है, किसके लिए? डस्ट रिलेटेड डिजीजेस के लिए। लंग डिजीजेस विच आर काज्ड ड्यू टू डस्ट, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ डस्ट। न्यूमोकोसिस क्या है? लंग की, फेफड़े की बीमारी है जो कि डस्ट लेडन एयर को हम इनहेल करते हैं, उसके चलते होता है। न्यूमोकोसिस के टाइप होते हैं, न्यूमोकोसिस के कई प्रकार है। यदि कोल डस्ट के कारण हुआ तो कोल माइनस न्यूमोकोसिस, सिलिका डस्ट के कारण हुआ तो सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस डस्ट के कारण हुआ तो एस्बेस्टोसिस, आयरन ऑक्साइड के डस्ट के कारण हुआ तो सिडोरोसिस, बेरिलियम डस्ट के कारण हुआ तो बेरिलियोसिस, ठीक है। दिस आर द, और इसमें बताया था कि सब टाइप का डस्ट से न्यूमोकोसिस ना होगा। किससे होगा? एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट को इनहेल करने से ही न्यूमोकोसिस होता है। उसका साइज रेंज बताया था,
0.25 to 3 माइक्रोन साइज का डस्ट को हम इनहेल करते हैं तभी न्यूमोकोसिस होगा। और रेस्पिरेबल डस्ट क्या है, वेंटिलेशन के प्लेलिस्ट में जाइएगा और रेस्पिरेबल डस्ट का एक पूरा वीडियो है, उसको देखिएगा, वहां उसका डेफिनेशन सब कुछ बहुत कुछ बताया है, उसके लिए क्या स्टेचुटरी प्रोविजन वो सब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। आप 153 पढ़ते हैं स्टैंडर्ड वेंटिलेशन, वहां कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। तो हाइग्रोमीटर में 2 बल्ब होते हैं, एक ड्राई बल्ब होता है और एक वेट बल्ब होता है। तो हाइग्रोमीटर काहे के लिए देता है, टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH जिसको बोलते थे। 2 टाइप का ह्यूमिडिटी होता है, एक होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, जानने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एनीमोमीटर एक क्वांटिटी सर्विंग करके हम भेजे थे, हवा में मापी वाला, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था यहाँ पर। वहां पर हम आपको 2-3 इंस्ट्रूमेंट के नाम बताएंगे कि एनीमोमीटर, विलोमीटर, ठीक है, और एक और इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएंगे जो कि बोला था कि वो पिटा ट्यूब या कोई ऐसा कुछ था जो कि टोटल प्रेशर को भी मेजर करता है, बताए थे वहां पे। जरा एक बार वीडियो उसको जाके देख, क्वांटिटी सर्विंग के नाम पे था, 15 से 20 दिन पहले भेजा है, आपके CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके नेक्स्ट ये वाला भी क्वेश्चन हम अपने MCQ में करवाए थे। द स्टेट ऑफ एवरी बफर एंड ड्रॉबर ऑफ एवरी टब इन यूज एंड ऑफ एवरी सेफ्टी केज, कपलिंग, चेन एंड अदर अटैचमेंट शुड बी एग्जामिन्ड वंस एटलीस्ट इन एवरी 14 डेज। हर 14 दिन में बफर की जांच करना है, टब के ड्रॉबर की जांच करना है, कपलिंग की, सेफ्टी केज की, ठीक है, और जितने भी अटैचमेंट होते हैं आपके टब के साथ, उन सब का 14 दिन में एक बार जांच करना। ये भी हमारे MCQ में हम कहीं आप लोग को बताए थे। ठीक है, इसके बाद हम आप लोग को 36 क्वेश्चन बताने के पहले कंटिन्यूस माइनर बताए थे आपका MCL के 2-4 दिन पहले या 8 दिन पहले बताए होंगे। उसमें एक वर्ड आया होगा LMD, लोकल मीथेन डिटेक्टर, जो अंडरग्राउंड में कोयला कोल कटिंग मशीन से, वो जो आपका जो सॉलिड ब्लास्टिंग के पहले जो कोल काटने वाला जो अंडरकट, साइड कट, वो वाला कोल कटिंग मशीन नहीं बोल रहा बेटा, वो खत्म हो गया। वो हिंदुस्तान में कोई माइंस में नहीं मिलेगा। कोल कटिंग मतलब कोयला काटना, ब्लास्टिंग ना करके कोयला काटने, जैसे ओपन कास्ट में आप सरफेस माइनर को देखे होंगे, बकेट व्हील एक्सकावेटर को देखे होंगे, ये डायरेक्ट कोयला ना काटता, बिना इसके लिए ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं। वैसे कंटिन्यूस माइनर, आपका कोल प्लाउ, सीयरर, ये कोल कटिंग मशीन है। ये कुछ तो कटर एंड लोडर है। ठीक है, कोयला काटता भी, लोड भी करता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी अंडरग्राउंड में कोल कटिंग मशीन्स आ गए हैं, इनके साथ आजकल मीथेन मॉनिटर या मीथेन डिटेक्टर लगाना है। क्या लगाना है, इसीलिए बोला था कि कंटिन्यूस माइनर के साथ क्या लगाते, LMD, लोकल मीथेन डिटेक्टर। तो यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन अंडरग्राउंड फेस इक्विपमेंट। अंडरग्राउंड के जो फेस इक्विपमेंट में उन पे कौन सा इक्विपमेंट लगाना होगा। विच कंटिन्यूसली इक्विपमेंट, कंटिन्यूस माइनिंग एंड कोल कटिंग मशीन, जो कि कंटिन्यूस माइनिंग करने वाला मशीन है और कोल कटिंग मशीन है, उसमें क्या लगाना होगा हमको, मीथेन मॉनिटर, या जिसको मीथेन डिटेक्टर भी बोलते हैं या LMD बोलते हैं, लोकल मीथेन डिटेक्टर बोलते हैं। यही वाला चीज था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है पार्ट में हम बाकी क्वेश्चंस को लेंगे।